तो हमने रिसेप्टर्स देखे बेसिकली। रिसेप्टर्स में हमने दो तरह के देखे, ऑन सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और दूसरे वाले हो गए इनसाइड सेल, ठीक। तो जो ऑन सेल थे इनमें भी हमने तीन तरह के देखे, सर्पेंटाइन रिसेप्टर देखे, ठीक, फिर हमने वन पास रिसेप्टर देखे, ठीक, और हमने लाइगैंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स देखे, ठीक। अब हम लोग सर्पेंटाइन रिसेप्टर की बात करते हैं, एक एक करके हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। अब सर्पेंटाइन रिसेप्टर की बात करते हैं। अब हम लोग सर्पेंटाइन रिसेप्टर की बात करते हैं। तो मान लो मैंने एक सेल बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा एक ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, ठीक, और इसके लिए मैंने एक लाइगैंड भी बना लिया, ये मेरा लाइगैंड हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मैंने ये बताया कि सेल के अंदर जो इसका इफेक्टर डोमेन होता है तो ये इस तरह से होता है, ठीक। जब लाइगैंड बाइंड कर देता है तो ये फ्लिप हो जाता है, और ये फ्लिप होके ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जब ये बाहर आ जाता है ना, तो सेल के अंदर इंट्रासेलुलरली साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन होता है, वो घूम रहा होता है, ठीक है। और इस प्रोटीन का नाम मैंने बता रखा है, इसको हम लोग बेसिकली जी प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब लाइगैंड आता है इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो ये वाला जो इफेक्टर डोमेन है ना, इसका फ्लिप होकर एक्टिवेट हो जाता है, और ये जी प्रोटीन हर जगह घूम रहा होता है। अल्फा, इसके तीन यूनिट होते हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, गामा सब यूनिट। तो जो अल्फा सब यूनिट होता है ना, इसके ऊपर एक ऐसे एंटीना जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये हमेशा ढूंढ रहे होते हैं सरफेस, इनसाइड द मेम्ब्रेन ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे कोई चेंज आ रहा है किसी रिसेप्टर में, और जब इसको मिल जाता है तो ये इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक। लेकिन एक अल्फा, जो अल्फा सब यूनिट होता है, इसकी एक खास बात होती है, ये ना हमेशा अल्फा सब यूनिट हमेशा जीडीपी मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करके रखता है, ठीक है। ग्वानाइन डाइफॉस्फेट जीडीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक। तो जब तक कोई लाइगैंड नहीं आता और ये रिसेप्टर ऑफ रहता है तो ये प्रोटीन ऐसे तैर रहा होता है सेल के अंदर, और इस अल्फा सब यूनिट के साथ ये जीडीपी मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है। तो ये जब जीडीपी जुड़ा रहता है तो ये लो एनर्जी स्टेट में रहता है, ठीक। और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, लाइगैंड आता है और ये जब इसमें जुड़ जाता है, तो क्या होता है कि ये जो जीडीपी होता है इसको यहाँ से फेंक देते हैं, ये डिटैच हो जाता है, और जीडीपी जब डिटैच हो जाता है, एक जीडीपी का मॉलिक्यूल आके इससे अटैच हो जाता है। क्या फेंक देते हैं? जीडीपी फेंक देते हैं, जीडीपी रिलीज हो जाता है और जीटीपी एक्टिवेट हो जाता है, और जब जीटीपी अटैच हो जाता है अल्फा सब यूनिट से तो ये हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, ठीक, हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। लेकिन जब ये जी प्रोटीन जब हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है तो शुरू में क्या होता है कि जब लो एनर्जी स्टेट में होता है जी प्रोटीन, तो अल्फा सब यूनिट ना बीटा यूनिट और गामा यूनिट को अपने साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बीटा और गामा यूनिट्स को अपने साथ इसको अटैच रखता है। लेकिन जब जैसे ही सिग्नल कोई आता है और ये जाके इससे रिसेप्टर से अटैच हो जाता है तो जीडीपी रिलीज हो जाता है और जीटीपी अटैच हो जाता है। जैसे ही जीटीपी मॉलिक्यूल हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ट्राइफॉस्फेट है, अटैच होता है अल्फा सब यूनिट से, तो ये जी प्रोटीन हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और बीटा और गामा सब यूनिट्स डिटैच हो जाते हैं, अल्फा सब यूनिट से अलग हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो क्या होता है कि ये इस तरह से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो इंट्रिंसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये छिप जाते हैं, ठीक। तो जैसे ही अल्फा सब यूनिट होता है, और अल्फा सब यूनिट के साथ क्या जुड़ा होता है? जीटीपी मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये मॉलिक्यूल जाके यहाँ पे एक सरफेस मॉलिक्यूल होता है जो इनसाइड द मेम्ब्रेन जुड़ा होता है, ठीक, और उसके पास ये अल्फा सब यूनिट जाके अटैच हो जाता है, और जैसे ही अल्फा सब यूनिट अटैच हो जाता है इसको एक्टिवेट करता है, ठीक, एक्टिवेट करता है, और क्या करता है कि जो एटीपी होता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी
साइक्लिक एडिनाइन मोनोफॉस्फेट, मतलब एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। तो धीरे धीरे इसके लेवल्स बढ़ रहे होते हैं। ठीक, तो इस एंजाइम का जो नाम हुआ एडेनिलाइल साइक्लेस। ठीक, ये वाला जो एंजाइम होगा, तो ये जो अल्फा सब यूनिट जैसे ही इसने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल अपने साथ पकड़ लिया इसने, तो ये जाके एडेनिलाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है और एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करने लगता है। ठीक, तो साइक्लिक एमपी के लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं और जैसे ही एक बार ये इसके साथ अटैच हो जाता है, अपना फंक्शन कर लेता है, तो क्या होता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो अल्फा का मॉलिक्यूल होता है, अल्फा सब यूनिट, तो इस ये जीटीपी छोड़ के फिर जीडीपी को अटैच कर लेता है और ये फिर से लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है। और जैसे ही ये लो एनर्जी स्टेट में आता है, ये दोनों मिलके इसके साथ वापस से जुड़ जाते हैं और वापस से जी प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे अल्फा सब यूनिट के साथ क्या होगा, GDP। तो इस तरह से ये फिर से लो एनर्जी स्टेट में आ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा ये। तो बेसिकली क्या किया सर्पेंटाइन रिसेप्टर, जब सर्पेंटाइन रिसेप्टर एक्टिवेट हो तो बेसिकली ओवरऑल क्या हुआ कि अटैचमेंट ऑफ जीटीपी हुआ, अल्फा सब यूनिट हाई एनर्जी स्टेट में चला गया, बीटा गामा सब यूनिट्स डिटैच हो गए। ठीक, और जब लो एनर्जी स्टेट में होता है तो जीडीपी अटैच रहता है, जीडीपी हट के जीटीपी लगा, जीटीपी जब लग जाता है तो अल्फा सब यूनिट अलग से अकेला हो जाता है और जाके एडिनिलाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। एडिनिलाइल साइक्लेस क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है और धीरे धीरे साइक्लिक एमपी के लेवल्स सेल के अंदर बढ़ जाते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ समझाया है, अगर मैं इस लिगैंड की बात करूँ तो ये मान लो एपिनेफ्रिन है। ठीक, तो एपिनेफ्रिन है तो इसका ये जो रिसेप्टर होगा इसका नाम होगा बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। हम लोग इसके बारे में जो अलग अलग टाइप्स रिसेप्टर के हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मैं अभी रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ शक्लें पढ़ा रहा हूँ कि स्ट्रक्चरली कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है बॉडी में, कौन से रिसेप्टर का क्या नाम है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि ये लिगैंड अगर एपिनेफ्रिन है तो ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर का नाम बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा। ठीक, तो मान लो एपिनेफ्रिन आया और ये सेल मान लो हमारा हार्ट का सेल है, तो ये बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हुआ। ठीक, तो यही साइकिल फॉलो होगी, यहाँ से यहाँ जाएगा, एडिनिलाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा, एटीपी साइक्लिक एमपी बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा कि ये हमारे साइक्लिक एमपी के लेवल्स को बढ़ाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट को पहले ये कहानी मालूम नहीं थी, डॉक्टर्स को ये कहानी मालूम नहीं थी। उन्हें ये मालूम था कि जब लिगैंड हम डालते हैं तो हमारे पास उस सेल के अंदर साइक्लिक एमपी बढ़ जाता है। तो डॉक्टर्स ने क्या बोला कि लिगैंड को हमने फर्स्ट मैसेंजर का नाम दे दिया उन्होंने, क्योंकि जब भी कोई भी सेल्स पे हम लिगैंड एपिनेफ्रिन डाला मान लो तो साइक्लिक एमपी के लेवल्स बढ़ गए। ठीक, तो पहला मैसेंजर एपिनेफ्रिन लिगैंड्स को बोला गया और जो दूसरा जो साइक्लिक एमपी के लेवल्स बढ़ने लग गए सेल के अंदर, उनको नाम दे दिया सेकेंडरी मैसेंजर्स या सेकंड मैसेंजर्स। ठीक, तो साइक्लिक एमपी का नाम पड़ गया सेकेंडरी मैसेंजर्स। ठीक, अब मान लो कि साइक्लिक एमपी बढ़ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितने भी ये जो जी प्रोटीन है, तो ये वाले जी प्रोटीन स्पेशल है, इनके सब यूनिट पे मैंने एस लगा दिया। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो जी प्रोटीन था ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, उसी तरह से इसका काउंटर पार्ट होगा जो इस साइकिल को इनहिबिट करेगा, मतलब साइक्लिक एमपी के लेवल्स को कम करेगा। ठीक है, तो वो होंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होंगे वो भी, लेकिन वो जो जी होंगे वो जी स्टिमुलेटरी नहीं, जी इनहिबिटरी होंगे। तो एक बार साइक्लिक एमपी के लेवल्स बढ़ गए तो साइक्लिक एमपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना जरूरी है। तो बेसिकली साइक्लिक एमपी क्या करता है कि एक प्रोटीन होता है, ठीक, एक एंजाइम होता है सेल के अंदर, और वो क्या करता है, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ। ये जो प्रोटीन है उसका फंक्शन है फॉस्फोराइलेशन। किसी भी प्रोटीन या कोई ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम का फंक्शन है फॉस्फोराइलेट करना, मतलब फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना किसी भी एंजाइम पर या किसी भी प्रोटीन पर। ठीक, तो मान लो फॉस्फोराइलेशन किस किस चीज़ों की हो सकती है, मान लो एंजाइम्स को फॉस्फोराइलेट कर सकता है वो। ठीक, तो जब भी एंजाइम के ऊपर मैं फॉस्फेट लगा दूंगा तो इसका फंक्शन तेज हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से फॉस्फोराइलेट अगर मैं एंजाइम को करूंगा तो क्या निकल के आएगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया इस प्रोटीन ने, इस एंजाइम ने फॉस्फोराइलेट एंजाइम को किया और सेलुलर मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया। एक और एग्जांपल है कि मान लो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये इसको भी फॉस्फोराइलेट करा देगा। तो जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, इसके ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेट करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जेनेटिक एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कराएगा। तो इसको जीनोमिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो दो चीज़ कराई इसने, एक तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कराया, और एक तो जीनोमिक एक्सप्रेशन, मतलब जो भी जीन्स हैं, प्रोटीन बनाने के लिए जीन है, चैनल बनाने के लिए, रिसेप्टर बनाने के लिए अलग अलग जीन्स हैं, तो उनको फास्ट कर दिया, ठीक, उनको तेज़ कर दिया। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो जिनको हमने पढ़ा है, ठीक है, आयनिक चैनल्स होते हैं, उनको भी फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो जब ये फॉस्फोराइलेट होंगे तो ये चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब ये चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे तो बाहर से जो कैटायंस हैं वो अंदर फ्लो होके अंदर आएंगे तेजी से। तो इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने इस सेल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज कर दिया, मतलब इस सेल कम कर दिया, सॉरी, कैटायंस इन अंदर गए, पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर आ गए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेल को, तो इस एंजाइम ने इस आयनिक चैनल को भी फॉस्फोराइलेट कर दिया। तो जब इस चैनल को फॉस्फोराइलेट कर दिया तो कैटायनिक चैनल था, तो कैटायंस अंदर इनफ्लक्स हो गए। तो जब ये इनफ्लक्स हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इसका मतलब ये सेल इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, और ये सेल स्टिमुलेट हो सकता है। तभी तो मैंने जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन बताया है। और ये पाथवे जब एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एएमपी जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और इस एंजाइम की एक्टिविटीज बहुत सारी हैं। ये बहुत सारी चीज़ें फॉस्फोराइलेट कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जीनोमिक एक्सप्रेशन को चेंज करता है। एंजाइम को अगर फॉस्फोराइलेट कर दिया तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। चैनल्स को फॉस्फोराइलेट किया तो सेल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऊपर नीचे कर सकता है। इस एंजाइम का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फॉस्फोराइलेशन को बेसिकली हम लोग काइनेज बोलते हैं। कोई भी एंजाइम जो फॉस्फोराइलेट करता है वो उसको काइनेज बोलते हैं, और ये बना है प्रोटीन का, तो प्रोटीन काइनेज। लेकिन क्या यूज करता है ये, साइक्लिक एएमपी इसको एक्टिवेट करता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया हमने, इस एंजाइम का नाम रख दिया प्रोटीन काइनेज ए। ठीक, तो प्रोटीन काइनेज ने ये सारे फंक्शंस कर दिए। तो ये हमने जो पाथवे पढ़ा सर्पेंटाइन रिसेप्टर का, ये था स्टिमुलेटरी पाथवे। तो इसी तरह से ये साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड कर, मतलब इनहिबिट करने का भी साइकिल होगा, जिसको जी इनहिबिटरी साइकिल बोलेंगे। अब हमारे पास एक और यहाँ पे रिसेप्टर है, मान लो वो भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, ठीक। लेकिन खास बात यह है कि ये जो इसका लाइगेंड है, मान लो, ठीक, यहाँ पे मैंने लाइगेंड ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे एसिटाइल कोलिन, ठीक है, इसका भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, ठीक। तो ये जो होगा सर्पेंटाइन रिसेप्टर, इसके पास भी अपना जी प्रोटीन होगा, लेकिन ये वाला जो जी प्रोटीन होगा ये अलग होगा। अलग किस केस में रहेगा कि इसके पास ये भी बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही ये लाइगेंड इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, ये जीडीपी को छोड़ देगा और जीटीपी को पकड़ लेगा, ठीक है। जीटीपी रिलीज हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ही ये रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट करेगा, सेम कहानी है, तो इसको अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट करेगा, मतलब लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाएगा, ये जीटीपी इसके साथ अटैच हो जाएगा। और जैसे ही जीटीपी अटैच होगा तो वो क्या करेगा, तो जैसे ही ये अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा, जीटीपी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये डिटैच हो जाएगा और इसके साथ जुड़ा होगा जीटीपी मॉलिक्यूल, ठीक, हाई एनर्जी स्टेट में रहेगा। और ये क्या करेगा कि ये जाके अपने रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा, जो कि एडिनिलाइल साइक्लेज पे प्रेजेंट होगा, और एडिनिलाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा।
इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो पिंक वाला पाथवे मैंने बनाया है, सेम इसी तरह की कहानी है। इसमें अल्फा सब यूनिट जीटीपी से कंबाइन होगा, फिर हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, लेकिन एडिनिलाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा और साइक्लिक एएमपी कम बनाएगा। साइक्लिक एएमपी कम बनाएगा तो फॉस्फोकाइनेज प्रोटीन काइनेज ए भी कम एक्टिवेट होगा तो ये सारे जो पॉजिटिव रेगुलेशंस थे ये कम हो जाएंगे। ठीक। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर साइक्लिक एएमपी बन रहा है मेरे बॉडी में तो ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ऐसे एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि अगर सर्पेंटाइन रिसेप्टर जी स्टिमुलेटरी के साथ कपल्ड है, ठीक, तो जी स्टिमुलेटरी का जो अल्फा सब यूनिट होगा जो स्टिमुलेटरी होगा वो जाके एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एडिनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाएगा। ठीक। ये हमने पढ़ा है। अगर जी इनहिबिटरी होगा, ठीक, तो इसका जो अल्फा इनहिबिटरी सब यूनिट होगा वो एडिनिलाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा और इनहिबिट करेगा तो साइक्लिक एएमपी कम बनेगा। यही तो साइकिल 2 है दोनों। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों ऑपरेट हो रही हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स के थ्रू, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पाथवे अलग है लेकिन इनिशियल जो रिसेप्टर है वो सेम है। ठीक। तो अब बॉडी में साइक्लिक, अगर मान लो जी स्टिमुलेटरी पाथवे से आ रहा है तो साइक्लिक एएमपी हमेशा बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो इसको हमें बॉडी से गायब करना है क्योंकि हमेशा तो ये बड़ा नहीं हो सकता ना। अगर क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है, फिर उसके बाद ये फॉस्फोराइलेशन सबके साथ, सारे प्रोटीन एंजाइम के साथ ये फॉस्फोराइलेट करता है। तो इसको कम करने की भी ज़रूरत है, कभी ना कभी तो इसको डिग्रेड करना पड़ेगा। तो एक एंजाइम होता है फॉस्फो डाइएस्ट्रेस, ठीक, वो क्या करते हैं, इसको डिग्रेड करते हैं, साइक्लिक एएमपी को खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी में से, क्योंकि हमेशा तो नहीं प्रेजेंट हो सकता ना। तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेस एंजाइम का काम ये है कि साइक्लिक एएमपी को वापस नॉर्मल लेवल पे या कम करने का काम। ठीक। अब यहाँ पे एक क्लिनिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो हमारे पास टी है, कॉफ़ी है, ठीक, और मिथाइल जो ड्रग्स हैं मिथाइल ज़ैंथीन्स हैं, ठीक। ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिनके अंदर ज़ैंथीन होता है या मिथाइल ज़ैंथीन्स हैं, वो इस फॉस्फोडाइएस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर सकती हैं। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रग्स जो हमारे बनाए गए हैं, अगर मुझे फॉस्फोडाइएस्ट्रेस एंजाइम को कम करना है, डीएक्टिवेट करना है, तो ऑटोमेटिकली साइक्लिक एएमपी बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए जब भी आप कॉफ़ी या चाय पी लो ना, तो आपने ये देखा होगा कि आप एक्टिव हो जाते हो, न्यूरॉन्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, आप फ्रेश फील करने लगते हो, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है कभी-कभी। वो इस वजह से होती है कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेस एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, इसका डिग्रेडेशन कम हो जाता है, साइक्लिक एएमपी अपने आप इकट्ठा होने लगता है और फिर फॉस्फोराइलेशन ये वाली पाथवे एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, एक और ख़ास बात ये है कि जो इनहिबिटरी वाला होता है ना पाथवे, तो इसमें साइक्लिक एएमपी तो कम बन रहा है। तो जब साइक्लिक एएमपी कम बनता है ना, ये जो हमारे यहाँ से टूट के बीटा इनहिबिटरी और गामा इनहिबिटरी यूनिट्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि जो चैनल्स होते हैं, एक स्पेशल चैनल्स होते हैं जिनको पोटेशियम चैनल्स बोला गया है, ठीक, तो ये पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो सेल के अंदर से बाहर पोटेशियम लीक होने लगता है, ठीक है, आउट ऑफ सेल। तो सेल्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब सेल हाइपरपोलराइज हो जाता है। जब मैंने स्टिमुलेटरी पढ़ाया था तो मैंने फॉस्फोराइलेशन के थ्रू क्या बताया था, कैटायंस सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। तो सेल को एक्साइट, मतलब उसको स्टिमुलेट किया जा सकता है। लेकिन जब सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और नेगेटिव बना दो आप, जो कि इनहिबिटरी पाथवे से हो रही है यहाँ पे, तो सेल इस पाथवे से सेल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई और सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। और जब भी पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे इन दो यूनिट्स के थ्रू, पोटेशियम लीक आउट हो जाएगा और सेल और नेगेटिव हो जाएगा, तो सेल को स्टिमुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स का एक ओवरऑल व्यू मिल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।